हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद विकेश में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 2.1 कल तक पढ़े थे। मतलब कल की वीडियो में, पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब फ्रांस जब राजतंत्र बना ना, कि राजतंत्र मोनार्की बना, जब फ्रांस का जो राजतंत्र था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बना, उसके बारे में बता रहा है कि मतलब जो फ्रांस का जो राजतंत्र है वो कैसे वो बना, संवैधानिक बना ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बना। जो मोनार्क मीन्स होता है राजा, एक तरह से ना, सिंहासन जिसको बोलते हैं। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बन गया, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि नेशनल असेंबली थी जो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट की थी। मतलब 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की, और उसमें राजा की पावर को लिमिट कर दिया। और जिससे जो था, जो एक हाथ में पावर, जो सेंट्रलाइज पावर थी, जो कंसंट्रेटेड पावर थी, एक जगह पावर होती थी राजा के पास, उस पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, और राजा की पावर को लिमिट कर दिया। और इसमें भी था कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट दिया पावर को। जैसे लेजिस्लेटर था, एग्जीक्यूटिव था, जुडिशरी था, इन सब चीज़ों में उसने बांट दिया था असेंबली ने। जो नेशनल असेंबली बनी थी 1791 में, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, तो इस तरह से नया पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस में लागू हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से नीचे वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ऊपर का फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिगर इसको पढ़ने के बाद मैं आपको इस फिगर को समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The Constitution of 1791 vested the power to make law in the National Assembly। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ड्राफ्ट कर लिया था, पूरा कर लिया था। ठीक है, तो उसमें था कि विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, तो इसमें यही था कि मतलब जो अधिकार जो बनाए थे ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ, जो कानून बनाने के जो इसके अधिकार था नेशनल असेंबली के पास, उसमें था कि विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, असेंबली को जब अधिकार ये मिल गया कानून बनाने का, तो इसमें यही थी कि जो नेशनल असेंबली में जो चुने जाते थे ना, इलेक्टेड मेंबर होते थे, उनको इनडायरेक्टली चुना जाता था। ठीक है, जो नेशनल असेंबली थी उसके जो मेंबर थे उनको इनडायरेक्टली मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई मेंबर है, इनको चुनना है ना नेशनल असेंबली का, तो पहले लोग किसी और को देंगे। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, नेशनल असेंबली के मेंबर को वोट करेंगे। पहले पीपुल किसी और को चुनेंगे। ठीक है, और ये लोग जो हैं, ये लोग क्या करेंगे, नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनेंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। मतलब इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट किसी को नहीं चुन सकते ना, जो नेशनल असेंबली के मेंबर उनको आप डायरेक्ट नहीं चुन सकते। आप पहले किसी और को चुनो। मान लो ए नाम के ए लोग पीपुल हैं ए जगह, और बी नाम के व्यक्ति को चुनते हैं। बी लोग में बी पॉइंट पे कई लोग हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, सी वाले को चुनेंगे, बी वाले। ठीक है, तो ये क्या इनडायरेक्टली हो गया ना, ये क्योंकि ए वाले सी को नहीं चुने हैं, ए वाले ने बी को इलेक्ट किया और बी वालों ने सी को इलेक्ट किया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी। कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड टू पावर मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर। जो नागरिक थे उन्होंने इलेक्टर का एक ग्रुप होता था। पहले जो वहाँ के जो सिटीजन थे वो इलेक्टर को चुनते थे। ठीक है, क्या होता था कि नागरिक निर्वाचन समूह होते थे, उन लोगों ने उनको पहले चुनते थे, इलेक्टर्स को चुनते थे ना। निर्वाचक समूह को, एक कोई इलेक्टर्स ग्रुप होता था, उनको चुनते थे जो पीपुल्स थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हु इन टर्न चूज द असेंबली। उसके बाद जो लोग, जो इलेक्टर्स थे, जो पीपुल्स थे, इन्होंने इलेक्टर को चूज किया, और जो इलेक्टर थे इन लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली का मतलब असेंबली के लोगों को चूज किया। ठीक है, यहाँ पे दिया है वही बात कि जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। मतलब यही हुआ कि जो लोग थे, जो फ्रांस के सिटीजन थे, उन लोगों ने कुछ इलेक्टर्स को पहले चूज किए। अब ये इलेक्टर जो थे ये असेंबली के लोगों को चूज करते थे। ठीक है, चुनाव करते थे। ठीक है, ये बातें कह रहा है। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड टू राइट वोट ना। फ्रांस के सभी लोगों को, जितने भी ऑल सिटीजन्स की, सभी लोगों को अधिकार नहीं था वोट देने का ना। ठीक है, हाउएवर हैड द राइट टू वोट, मतलब वोट देने का अधिकार सबको प्राप्त नहीं था फ्रांस को। ठीक है, लिखा कि ओनली मैन एबव 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days टू ऑफ अ लेबर वेजेस ना। मतलब ये कह रहा है कि केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त था जो 25 साल की उम्र पूरा कर चुके हों। ठीक है, और उन लोगों ने टैक्स पे कर रहे हैं ना, वो भी कितना,
3 दिन के मजदूरी के हिसाब से जितना उनका 3 दिन का मजदूरी मिलता है, वेजेज मिलता है, उतना जो मतलब वो मान लीजिए कि 3 दिन का जो उनका पेड वेजेज है वो 300 रुपया है, ठीक है। तो 300 रुपया जो टैक्स पे करता हो, ठीक है, और क्या हो 25 साल उसकी उम्र हो कंप्लीट हो चुकी है, 25 साल हो चुकी हो या 25 साल से ऊपर वाले, लिखा है ना कि एबव 25 ईयर, 25 ईयर, तो 25 ईयर से एबव का हो और वो 3 दिन के बराबर अपनी लेबराना मजदूरी जो हो उसको पे कर रहा हो ना, वेर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, उसको कहा गया एक्टिव सिटीजन, ठीक है, उसको कहा गया एक्टिव सिटीजन, मतलब जो जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, ठीक है, और जो 3 दिन मजदूरी के बराबर ना, लेबर वेज, जो मजदूरी लेबर होती है उसको जो पैसा 3 दिन मजदूरी करेगा तो जो उसको पैसा मिलेगा उतना वो टैक्स देता हो, ठीक है, उसी को वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है, उसी को एक्टिव सिटीजन कहा गया। और यही एक्टिव जो सिटीजन थे यही क्या करते थे, वोट देते थे, ठीक है। वोट किसको देते थे, इलेक्टर्स को, जो इलेक्टर होता था ना, ग्रुप ऑफ इलेक्टर, जो निर्वाचन समूह होता था उसको ये लोग वोट देते थे। उसके बाद ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर जो थे ये असेंबली के लोगों को वोट देते थे ना, असेंबली के मेंबर को। देखिए दैट इज दे वेयर इंटिल्टेड टू वोट ना, यही कहा गया कि वही मतलब क्या कर रहे हैं कि उन्हें ही मतलब वोट देने का अधिकार था, ठीक है, मत देने का अधिकार था या उनको दर्जा प्राप्त था इस तरह का। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वोमेन वेयर क्लास एंड पैसिव सिटीजन, उसके बाद जो बचे हुए मेन हो ना, मैन या ऑल वोमेन वेयर क्लास एज ए पैसिव सिटीजन, और उनको क्या कहा, पैसिव सिटीजन के तौर पे माना गया ना। पैसिव सिटीजन मतलब होता है इनएक्टिव मेंबर, ठीक है, इनएक्टिव मेंबर मतलब जो बाकी मतलब जैसे जो 25 वर्ष से जो नीचे के हों, ठीक है, और जो टैक्स 3 दिन के बराबर मजदूरी के बराबर टैक्स नहीं पे कर रहे हो उनको इनएक्टिव सिटीजन माना गया, मतलब वो वोट नहीं दे सकते ना, वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को नहीं चुन सकते, ऐसा इनको माना गया। उसके बाद देखिए जो था आगे, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद कह रहा है कि जो इलेक्टर्स की मतलब जो इलेक्टर्स को जो क्वालिफाई किया जाता था ना, जो निर्वाचन योग्यता प्राप्त कर लेता था, इलेक्टर की जो योग्यता प्राप्त करता था, उसके बाद क्या करता था, वो असेंबली का क्या करता था, मेंबर बन जाता था, ठीक है। असेंबली का सदस्य होने के लिए लोग जिसे कि मेंबर होता था, देखिए मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, मतलब कि असेंबली का सदस्य होने के लिए आपको जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है ना उस श्रेणी का होना जरूरी था आपको, मतलब आप ऐसा लगे आपको कि आपने ज़्यादा टैक्स पे करते हो, एक होता है ना कि इस तरह के कैटेगरी के लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, असेंबली का मेंबर बन पाएंगे ना। आपको कह रहा है कि निर्वाचक जो इलेक्टर की एबिलिटी को प्राप्त करने तथा मतलब एक जिसको बोलते हैं एंड ना, लिखा कि टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, इलेक्टर के तौर पर क्वालिफाई करने एंड देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली, और असेंबली का मेंबर बनने के लिए आपको मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर ना, तो आपको ज़्यादा टैक्स पेयर होना चाहिए ना, होना जरूरी था, तभी आप असेंबली के मेंबर बन सकते थे, ठीक है। तो देखिए यही बात यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए क्या है कि जो एक्टिव सिटीजन है, यहाँ पे एक्टिव सिटीजन ये क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। देखिए लिखा है ना कि इंटेल टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। बताइए फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन उस टाइम 28 मिलियन थी, उसमें से सिर्फ एक्टिव सिटीजन जो थे वो 4 मिलियन थे ना, मतलब 4 मिलियन मतलब यही लोग टैक्स पे कर रहे थे 3 दिन के बराबर, और इनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी ना, ये मान गया, ठीक है। 4 दिन मजदूरी के बराबर टैक्स पे कर रहे थे और इनकी उम्र 25 साल से ऊपर रही होगी, तभी ये लोग क्या करें, एक्टिव सिटीजन बने थे। बताइए 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन लोग वोट कर रहे हैं किसको, इलेक्टर्स को, और ये इलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, असेंबली के मेंबर को वोट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखा है ना कि 50,000 मेन को ये लोग इलेक्ट किए जो इलेक्टर्स हैं, और ये इलेक्टर क्या कर रहे हैं 745 मेंबर को नेशनल असेंबली के तौर पे इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नेशनल असेंबली का काम क्या था, ये कंट्रोल करती थी मिनिस्टर को और राजा को भी, किंग को भी करती थी। किंग के पास एक वीटो का मतलब एक पावर होता था, वीटो नाम का पावर था, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में थोड़ा सा रोक लगाने का काम, ठीक है। और देखिए पैसिव सिटीजन, नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मैन ना, मतलब
पैसिव सिटीजन का मतलब होता है इनएक्टिव मेंबर। ये जो 3 मिलियन जो मेन वोमेन चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 मतलब ना जो 25 साल से नीचे के लोग थे 3 मिलियन ना, इनको कोई अधिकार नहीं था, चाहे वो मेन हो वुमेन हो बच्चे हों और यूथ वगैरह, ठीक है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, यही था। और देखिए ये जुडिशरी थी, ये क्या करती थी, ये भी एक वो जुडिशरी को भी वोट करते थे लोग, ये लोग, ठीक है, एक्टिव सिटीजन देखिए लिखा है ना, वोट जजों को बनाते थे। तो ऐसा सिस्टम था यहाँ पे फ्रांस का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नया ऊपर, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट आज खत्म करते हैं, थोड़ा इसको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ना, मतलब ये कह रहा है कि जो संविधान था उसने क्या किया, सिटीजन मैन का राइट, सिटीजन राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, नागरिक और पुरुष के अधिकारों का क्या किया, डिक्लेरेशन किया, घोषणा किया, जो संविधान था ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ का। राइट सच एज अ राइट टू लाइफ, जो अधिकार था वो कैसा अधिकार था, मतलब इस तरह का, राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपना ओपिनियन देने की जो फ्रीडम है वो, इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष, जो कानून के सामने जो था, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के समान, लॉ के समक्ष या लॉ के सामने सभी लोग क्या है, समान है। वेयर स्टेबलाइज एज ए नेचुरल एंड इनलिएनेबल राइट्स ना, जहाँ पे था कि कानूनी अधिकार, कानूनी जो है बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरड़ी जिसको बोलते हैं ना, इसका इन लाइनेबल मीन्स होता है अहरड़ी ना, जो जिसको हरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, और नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, जिसको आप जानते हैं, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन, मतलब ये जो अधिकार है, ये जो राइट्स है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब लाइफ जो राइट्स मिले हैं ना, ये आदमी का, कोई भी आदमी हो, इसको जन्म से अधिकार मिला जाए ना, इसको छीना नहीं जा सकता, इसको जन्मना बोलते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति है स्वतंत्र, कहा जाता है ना कि कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र पैदा होता है, फ्रीडम मतलब जब उसके बोर्न होता है तब भी वो आज़ाद होता है, और इस तरह से तो उसको अधिकार है वो जीने का, ठीक है, फ्रीडम बोलने का अधिकार उसको होना चाहिए, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार उसको होना चाहिए अच्छे से, उसको अपने ओपिनियन, अपनी बातों को रखने का जो अच्छा है उसको फ्रीडम होना चाहिए, कानून उसके लिए समान होना चाहिए, ये सब अधिकार हैं मनुष्यों के, ठीक है, पुरुष के, कहा गया ये। फिर देखिए, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स, ये स्टेट का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि ये जो राइट्स हैं दिए गए नेचुरल राइट्स है, इसको प्रोटेक्ट करें, लोगों की जो राइट्स है, ये अधिकार जो दिए गए हैं, जो जन्म से होना चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए, जो राइट्स होना चाहिए, इसको क्या है, एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिटीजन सरकार की जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी, जो स्टेट मीन्स होता है गवर्नमेंट ना, स्टेट की जिम्मेदारी कि इसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। यही बात कह रहा है कि जो संविधान ने, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने एक डिक्लेरेशन किया कि हम पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था, कि उसमें जो सिटीजन है सबको क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी राय रखने की आज़ादी होनी चाहिए, जिसको ओपिनियन बोलते हैं, कानून सबके लिए समान होना होगा, ठीक है, ये सब जो उसके नेचुरल राइट्स थे ना, और इन लाइफ अहर्य मतलब जिसको छीना नहीं जा सकता, ये सब उसको मिलना चाहिए, और हर आदमी को इसको मिलना चाहिए, ठीक है, ये हर आदमी का अधिकार है बर्थ से, कुड नॉट बी टेकन अवे, इसको दूर नहीं किया जा सकता, इसको छीना नहीं जा सकता, ठीक है। इट वाज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर सिटीजन की ड्यूटी को क्या करे, इसको बचा कर रखे, मतलब प्रोटेक्ट करे एक तरह से, ठीक है। बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि अगर सोर्स सी है, सोर्स बी है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, और इस चैप्टर को कल एंड किया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल है, ये सब भी पढ़ा जाएगा कल, तो फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो थर्ड चैप्टर आएगा, फ्रेंच ओबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक, तो हम लोग कोशिश करेंगे अब थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाकर ये पूरा चैप्टर 3 और इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे सबको एक स्टोरी के तौर पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ाने से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि एक ही चैप्टर कब से चल रहा है, तो मेरी कोशिश ये, मैं थोड़ा सा प्लान बना रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 1-2 वीडियो और बनाकर, ठीक है। ये जो है सब रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, तो 3-4 चैप्टर और बचेंगे, तो जिसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म करके फिर हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे कल से
यहाँ तक हो गया था। तो हम लोग कल से ये तो ख़त्म हो गया है, कल से सोर्स बी और सोर्स सी प्लस जो ये चीज़ें हैं सब आगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है, सिंबल वाला। ओके, तो हम लोग क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। और क्लास कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट ज़रूर बताइए कि नहीं क्या अभी इसमें इम्प्रूव किया जाए। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करूं जो भी हो। और थैंक यू फॉर क्लास। हम लोग क्लास एंड करते हैं यहीं पे।